नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सेशन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से आप लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें, फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था यूरोपियों का आगमन, है ना। यूरोपियों का आगमन, ये हमारा लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यूरोपियों का आगमन। और प्यारे बच्चे, इसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेजों को लेकर हम यहाँ पर बातें कर रहे थे कि अंग्रेज भारत में कब आए, कैसे आए, इस तरह की बातें चल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और उन्हें 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति कब मिली, इस तरह की चीजें आपको मैं आज डिस्कस करूंगी। बताइए हीरा कटियार जी, निक्की, प्रियांशु, स्वीटी, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। बेटा क्लास क्यों नहीं हो रही थी? मुझे पता है आपका सबसे पहला प्रश्न यही होगा, बताती हूं अभी। साइनिका सिंह जी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई यूरोपियंस इंडिया में क्यों आ रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विदेशी शक्तियां कब कब भारत में आई और इनकी कंपनी कब भारत में आई। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बताया था, बार्थोलोम्यू डियाज जो हो गया, ठीक है। और आपका जो राजकुमारी हेनरी था वो पूरे जीवन यही सोचता रहा कि भाई मुझे किसी भी तरीके से समुद्री मार्ग मिल जाए, लेकिन वो असफल रहा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में वास्को डी गामा को पढ़ा। वास्को डी गामा के बाद फिर मैंने आपको पुर्तगालियों के गवर्नर बताए थे। फिर उसके बाद में मैंने आपको पुर्तगीज पूरा खत्म कराकर प्यारे बच्चे आपको मैंने बताया था कि फिर पुर्तगालियों की भारत में देन क्या क्या थी। फिर मैंने आपको बताया था कि बंबई जो है वो पुर्तगालियों ने ही ब्रिटिशियर्स को दिया था, क्योंकि कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई थी। 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था, ये भी मैंने आपको बताया। हॉलैंड, अगर हम बात करें हॉलैंड यानी कि जहां से डच आए थे, तो डचों के बारे में हमने सारा चीजें आपको बताई। और डचों का पतन वेदरा के युद्ध जो कि 1759 में हुआ था, इसके साथ होता है। भारत में अंग्रेजों का आगमन अकबर के समय हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में। कुछ अलग फैक्ट लिखवाए थे जो कि हैंड रिटन नोट्स में थे। एलिजाबेथ ने जैसे ही कंपनी की स्थापना हुई कहा कि आप जाइए और 15 वर्षों के साथ आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। ट्रेड विद द ईस्ट, मतलब आप पूर्वी देशों के साथ जाकर व्यापार कर सकते हैं, परमिशन मिल गई थी। फिर मैंने आपको बताया कि 1615 में स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित कर दिया। कब? 1615 में जाके करेगा। किस चीज को अनिश्चित कर दिया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने समय तक चाहे पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है, इस चीज को उन्होंने अनिश्चित कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं आपको हॉकिंस पढ़ा रही थी। हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, और हॉकिंस जो है 1608 में सूरत में और 1609 में जहांगीर, मुगल दरबार जहांगीर के समय में यहां पर आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका मुगल दरबार में 1609 में किसके? जहांगीर के समय में आया था। और हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 जात का मनसब दिया, क्योंकि भाई ये अंग्रेज होते हुए भी उर्दू बोल रहा था और जहांगीर इस चीज से बड़ा इंप्रेस हो गया था। ये जहांगीर के दरबार में आया था कि इसे किसी भी तरीके से व्यापार करने की अनुमति मिल जाए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसे व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल पाती है। ये अपने काम में, अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल, सफलता इसको नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए, यहां तक मैंने लास्ट स्लाइड बताया था, आज मुझे यहां से पढ़ाना है कि हॉकिंस कब वापस गया और फिर हॉकिंस कब आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी। देखो, जब मैं आपसे बात करती हूं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी से बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके बनने चाहिए। कि अब जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, सबके मन में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, और वो क्वेश्चन इसलिए ये आ रहा है कि भाई आपने इतने दिन से क्लास क्यों नहीं ली। तो बेटा, मेरे घर में एक इंसिडेंट हो गया था, मेरे घर में सडन किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। आपकी क्लास अब रेगुलर चलेंगी, क्योंकि क्लासेस नहीं हुई थी इसलिए मैंने आज आपकी क्लास संडे को लगवाई है, और कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं संडे क्लासेस लेकर आपका सिलेबस खत्म कर सकूं, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न इंडिया ही आपका बचा है, बाकी एंशियंट और मिडाइवल दोनों ही हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आपके मन में जो एक क्वेश्चन था कि क्लास क्यों नहीं हो रही, उसका आंसर मैं आपको दे पाई हूँ।
यहां तक हमने चीजों को पढ़ा। अब आगे देखिएगा, हॉकिंस 1611 में वापस चला गया। हॉकिंस ने कोशिश की लेकिन उसको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल पाई, क्योंकि प्यारे बच्चों भारत में उस समय तक आपका अगर मैं बात करूं तो पुर्तगालियों का प्रभाव बना हुआ था। जैसा अगर आपको मैं मैप में ही दिखाऊं और सिर्फ इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका यहाँ पर इंडिया, आप यहाँ पे देखेंगे लोकेशन, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको भारत। ठीक है, तो भारत का ये वाला जो एक क्षेत्र है यहाँ पे किसने कंट्रोल किया हुआ था? पुर्तगालियों ने। अब यहां से कोई भी जाता था तो पुर्तगाली उससे पैसा लेते थे, पुर्तगालियों का प्रभाव बना हुआ था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब आपका ये जो पुर्तगीज यहाँ पर आए हैं, ठीक है, पुर्तगीजों ने अपना यहाँ पर पूरा अधिकार जमा रखा है। और हॉकिंस इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गया था कि अगर हमें यहाँ व्यापार करना है तो पहले हमें पुर्तगालियों को हराना होगा। पुर्तगालियों को हराकर ही यहाँ पर व्यापार के रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों ने उस समय भारत में अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। हॉकिंस वापस जाता है और हॉकिंस सारी कंडीशंस को वहां जाकर बताता है कि जब तक पुर्तगालियों को नहीं हराया जाएगा, जब तक उनकी सत्ता को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक आप व्यापार करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां के राजाओं पर पुर्तगालियों का प्रभाव है। वो पुर्तगालियों से जो पुर्तगाली शक्ति है उसको, उसके प्रभाव को हमें कम करना होगा। ये बातें सारी किसने बताई? हॉकिंस ने, यहां से जाकर। तो फिर क्या होता है, जब ये गया तो उसके बाद 1611 में प्यारे बच्चे मिडल्टन को भेजा गया। मिडल्टन आता है, और जब मिडल्टन यहां पर आता है तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ में, मिडल्टन के साथ में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है थॉमस वेस्ट। ठीक है, कौन आता है यहां पर? थॉमस वेस्ट इसके साथ आता है। थॉमस वेस्ट ये 1611 में इसके साथ आता है। ये आ गए और इन्हें पता था कि जब तक ये पुर्तगालियों को नहीं हराएंगे इन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया? थॉमस वेस्ट इसमें साथ में आया। इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली थी। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो आपके अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो स्थायी तो सूरत में खोलेंगे, और सूरत में खोलने के लिए उन्हें पहले हराना होगा पुर्तगालियों को। तो सूरत में तो परमिशन नहीं मिल पाई, उन्हें मसूलीपट्टनम में मिल गई। तो मसूलीपट्टनम में उन्होंने टेम्पररी अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोल दिया, एक ट्रेडिंग मतलब एक व्यापारिक कोठी खोल दी। उसके बाद प्यारे बच्चे स्वाली का वॉर हुआ, स्वाली का युद्ध हुआ, जो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था 1612 में हुआ। और ये होता है अंग्रेज वर्सेस पुर्तगाली। और इसके बाद पुर्तगाली कमजोर पड़ जाते हैं, इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध से पुर्तगालियों की हार हो जाती है। तो हार किसकी होती है इस युद्ध में? आप कहेंगे कि मैम हार होती है पुर्तगीज की। ठीक है, अब हार हो गई तो इन्हें कहां पे व्यापारिक कोठी खोलनी है? सूरत में। तो 1613 में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी खोली। तो बेटा स्थायी कारखाना इन्होंने सूरत में लगाया था, और टेम्पररी जो फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने, या जो कोठी लगाई थी, वो इन्होंने 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, अब यहां पे ये सारी चीजें हुई। फिर 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। कब आया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था। तो आप कहेंगे कि मैम टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। अच्छा, ये जो टॉमस रो आया था ये किसका दूत बनकर आया था? ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था, जेम्स प्रथम ने इसे भेजा टॉमस रो को, जेम्स प्रथम ने इसे भेजा था। और ये कहां? जहांगीर के दरबार में ही आया है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि जहांगीर जैसे ही 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो जहांगीर अच्छा इनको हरा दिया, ये तो बड़े शक्तिशाली हैं। तो ये इनसे पहले ही इंप्रेस हो चुका था और इनको व्यापार करने के लिए अनुमति जो है देता है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में जहांगीर का शासन कब से कब तक रहता है? ठीक है, बताइएगा जहांगीर का शासन काल कब से कब तक रहता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
ठीक है प्यारे बच्चे। तो 1615 में फिर टॉमस रो जो जेम्स प्रथम का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका लिखा हुआ है जेम्स प्रथम ने भेजा। 1633 में बालासोर उड़ीसा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको फर्रुखशियर पढ़ाया था जब मुगल शासक बताए मैंने आपको। तो मुगल शासकों में जब मैंने प्यारे बच्चे आपको फर्रुखशियर पढ़ाया है, तो फर्रुखशियर के बारे में बता दूं कि 1713 से 19 ने दस्तक जारी किया। दस्तक एक तरीके का एक पत्र था, दस्तक पत्र जो कि अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति के लिए फर्रुखशियर ने जारी किया था। और इसी दस्तक के कारण प्लासी का युद्ध 1757 में होगा और बक्सर का युद्ध 1764 में होगा। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों के शासन की शुरुआत और बक्सर के युद्ध से भारत में अंग्रेजों के शासन का स्थापना होती है। अभी तक मुझे किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि ये बताइए, पूछा है मैंने कि भाई आप ये बताएंगे कि आपका 1605 से 1627। ठीक है, तो बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर किया है 1605 से 1627। ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी काम हुए आपके, जैसे अगर मैं यहां तक बात करूं 1615 तक जो भी आपने फैक्ट्स पढ़े ये जहांगीर के समय के हैं, समझ आ गया होगा। फिर जब बालासोर में इन्होंने फैक्ट्री खोली है तो जहांगीर नहीं है क्योंकि 1627 तक ही जहांगीर होता है। उसके बाद प्यारे बच्चे फर्रुखशियर 1713 से 19 तक रहता है और एक दस्तक जारी करता है। मैंने बताया था कि जब फर्रुखशियर से मिलने के लिए आते हैं तो एक अध्यक्ष आता है, यहाँ पे एक शिष्टमंडल आया था। देखो फर्रुखशियर के समय एक शिष्टमंडल आया, ठीक है, और शिष्टमंडल आया जो किसकी अध्यक्षता में, जॉन सरमन, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है इसको लिख लेना, जॉन सरमन, जॉन सरमन की अध्यक्षता में आया। यहां तक दिख रहा है जॉन सरमन। तो जॉन सरमन देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इस शिष्टमंडल के साथ में एक डॉक्टर भी आया था, डॉक्टर हैमिल्टन। अगर आपको कहानी याद होगी तो मैंने बताया था कि बादशाह को एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में किसी से डिस्कस नहीं करता था। उसके एक गलत जगह पे फोड़ा निकला हुआ था, ये रिसर्च कर आए थे पूरा, और डॉक्टर को इसीलिए अपने साथ लेकर आए थे कि डॉक्टर ने रिसर्च कर लिया था कि बादशाह को ये बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट अगर हम कर देंगे तो वो जाहिर सी बात है खुश होगा। ये खुश करने के लिए इसको लेकर आए। ठीक है, अब यहां पर ये डॉक्टर हैमिल्टन आया, डॉक्टर हैमिल्टन ने इसकी बीमारी को सही किया, ये खुश हो गया और इसने क्या किया, 10,000 वार्षिक में सूरत के सभी कर माफ कर दिए कि आपको कोई टैक्स नहीं देना, केवल आपको एनुअली 10,000 रुपए मुझे देने हैं। साथ साथ इसने 3,000 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कह दिया कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हो, यानी कि कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। और यही कारण बना कि आपका प्लासी का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा कि ये किसने दिया था दस्तक, फर्रुखशियर ने। प्लासी का युद्ध कब होगा, 1757, और बक्सर का युद्ध कब होगा, 1764। पढ़ेंगे हम युद्धों को भी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन बनी। इसने क्यों दिया अनुमति, क्योंकि इसकी बीमारी जो कि कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, इस अंग्रेजों के शिष्टमंडल के साथ आए डॉक्टर हैमिल्टन ने ठीक कर दिया था और इसने अंग्रेजों को परमिशन दे दी। उसके बाद में आप आगे पढ़ेंगे कि फिर डैनिश आते हैं जो कि 1616 में भारत आए। पहली फैक्ट्री इन्होंने 1620 में ट्रैंकोबार में ओपन की थी। फिर प्यारे बच्चे फ्रांसीसी 1668 में पहली फैक्ट्री फ्रैंकोइस कैरो ने यहां पर जो है कह सकते हैं कि फ्रैंकिस कैरो ने पहली फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसियों की तरफ से कर दी थी। इतनी बातें समझ में आ गई, ये सिर्फ फैक्ट हैं। अच्छा, अब मैम अभी तो हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जब आ चुके हैं, मतलब अंग्रेज और पुर्तगीज, तो पुर्तगीज तो खत्म, इन्होंने युद्ध में हरा दिया। अब बाकी यूरोपियन कंपनीज भी आ रही हैं, लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे अपना कंट्रोल कर रहे हैं। अब अंग्रेजों के जो आगे आने वाले दुश्मन हैं वो हैं फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होगा, क्योंकि डेनिश इतने ज्यादा रहे नहीं, वो बहुत कमजोर से थे, तो उनके साथ इतनी ज्यादा इनको, मतलब अंग्रेजों को इनको हटाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझाऊंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे कर्नाटक के पहले यहाँ पे एक प्लेन स्लाइड ऐड करके कुछ चीजें समझाना चाहूंगी कि अब आपको मैं कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगी।
क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों से जुड़े हुए हैं। फ्रांसीसी कब आए हैं आपको पता चल चुका है। और जब मैं कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगी तो प्यारे बच्चे ये किस किस के बीच होंगे, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा इन युद्धों में, यहीं से आपके अंग्रेज भारतीय राजनीति में और फ्रांसीसी भी भारतीय राजनीति में इंटरफेयर करेंगे। तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, इनके बीच में ही ये कर्नाटक युद्ध होंगे। और मैं आपको बता दूं अंग्रेज हम किसको कह रहे हैं, ब्रिटिश। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये फ्रांसीसी यानी कि जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है। अब आप एक और ध्यान रखना, ब्रिटिश की कंपनी कौन सी है, तो मैम ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। और प्यारे बच्चों ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब यहां पे देखो, ये क्योंकि फ्रांसीसियों की हार का कारण क्या होगा, हार का कारण इसकी गवर्नमेंट कंपनी होना ही इसकी हार का कारण है। क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, अगर हम उनकी बात करें, गवर्नमेंट कंपनीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, उसके रूल रेगुलेशंस लगते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाते, चाहे गवर्नमेंट को नुकसान हो चाहे गवर्नमेंट को फायदा हो, सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है। जी बेटा, ब्लैक होल की घटना पढ़ेंगे सौरभ कुमार, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो यहां पर ये एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि ठीक है जो भी है जैसा भी है चल रहा है, हमें तो चीजों से मतलब है। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, जब इसको प्रॉफिट होगा तभी ये यहां पर सरवाइव कर पाएगी, जब प्रॉफिट होगा तभी सैलरी भी दे पाएगी, तो ये एफर्ट्स ज्यादा लगाएगी। ठीक है, एफर्ट्स ज्यादा लगाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इन्होंने इस तरह की कंडीशंस बन गई हैं, यहां पे ये पूरी कंडीशन बनी। अब यहां पे कंडीशन बनने के बाद आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी कि आपका एक कर्नाटक युद्ध है और यहां पे राजधानी क्या है, अर्काट। सॉरी, राजधानी क्या है प्यारे बच्चे, राजधानी है अर्काट। आप देखेंगे। अब एक और चीज समझना कि कर्नाटक में जो नवाब है उसका नाम है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन यहां पे आपका कर्नाटक का नवाब है। और मैं आपको बता दूं कि जो अंग्रेज हैं इनका मुख्यालय है मद्रास और यहां का जो गवर्नर है उसका नाम है मोर्स। फिर आपका एक है फ्रांसीसी, इनका मुख्यालय है पांडिचेरी। मद्रास पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे वो कर्नाटक के अधीन थे। ध्यान से पढ़ना इस चीज को, क्योंकि यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी कि बंदरगाह यानी कि कर्नाटक के अधीन थे। यानी मैं ये कह सकती हूं कि ये जो आपका भारत देश है, इस भारत में आपका पांडिचेरी वाला हिस्सा किसका हेडक्वार्टर है, इधर लिख के समझाती हूं कि मैम अगर हम जैसे पांडिचेरी, जिसको हम आज के समय पुदुचेरी कहते हैं, ये किसका हेडक्वार्टर है, ये आपका फ्रांसीसी का हेडक्वार्टर है, फ्रांसीसी। ठीक है, कल मैप लगवाऊंगी इसमें। और एक अगर हम बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहां पर है, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है मद्रास में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो आपका पुदुचेरी और मद्रास है, इन दोनों पर किसका कंट्रोल है, किसके अंडर आ रहे हैं, ये कर्नाटक के अधीन आ रहे हैं। अब है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में। इसके अधीन आ रहे हैं यानी कि अनवरुद्दीन के कंट्रोल में आ रहे हैं। अब ये अपनी अपनी व्यापारिक चीजें स्थापित करना चाहेंगे और इसके लिए इनके बीच में युद्ध होगा और युद्ध में ये क्या करेंगे कि यहां के राजाओं के झगड़ों में पड़ेंगे, क्योंकि यहां के राजाओं के भी झगड़े चलेंगे उत्तराधिकार युद्ध के लिए। तो प्यारे बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है। अनवरुद्दीन जो है वो शासक है कर्नाटक का और कर्नाटक के अधीन ही मद्रास और पुदुचेरी आते हैं। यानी कि अगर यहां पर झगड़ा होगा तो कर्नाटक को के जो नवाब हैं अनवरुद्दीन, इनको दिक्कत होगी, जाहिर सी बात है मैम होगी। अब ये जो कर्नाटक का युद्ध हो रहा है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, आखिर इसके क्या कारण थे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब पांडिचेरी में अगर हम बात करें तो आपका क्या क्या, जैसे
हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी जो हैं आपके उनका समझ आ गया, और आपका ये कह सकते हैं कि मैम हमें अंग्रेजों का भी समझ में आ गया। इनका मुख्यालय मद्रास में और इनका मुख्यालय आपका जो है पुदुचेरी में था। अब देखो फ्रांसीसियों के बारे में एक चीज और समझो, मुख्यालय समझ लिए और अंग्रेजों के बारे में अगर मैं बात करूं अंग्रेज, तो बंबई और कलकत्ता में भी इनका था। बंबई प्लस कलकत्ता प्लस मद्रास, तीनों जगह पर थे। यहां मद्रास भी लिख लो, और भी जगह बता रही हूं। फिर अगर हम फ्रांसीसी की बात करते हैं तो फ्रांसीसी आपका लिखना जरा फ्रांसीसी के साथ में कि मैम इनका मुख्यालय तो उस पांडिचेरी में हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इसमें चंद्रनगर में थे, प्लस कराईकल इन्हीं के क्षेत्र में आता था, माहे जो कि पांडिचेरी वाला ही हिस्सा था, माहे, और प्लस सूरत। ये पूरा इनका चल रहा था। अब यहां पे जो झगड़ा शुरू होगा ना ये मद्रास को लेकर, लेकिन मद्रास तो यहां कारण बनेगा, ठीक है, मद्रास तो यहां कारण बनेगा। आगे देखना यहां पर, इसको आप नहीं भी समझेंगे लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखना, अब लिखा है पहला कर्नाटक का युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी डेट, जो कि 1746 से 1748 तक होता है। देखो अगर मैं कर्नाटक के युद्ध की बात करूं तो हमें ऐसा लगता है कि भारत में पुर्तगाली और अंग्रेज लड़ रहे हैं, सॉरी अंग्रेज और फ्रांसीसी झगड़ रहे हैं और यही कर्नाटक युद्ध का कारण था, लेकिन ये बिल्कुल गलत कारण है। एक्चुअली इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध, और ऑस्ट्रिया कहां पर है? ऑस्ट्रिया एक स्वतंत्र देश है और मैम इसकी राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, किस किस के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। वहां से ये युद्ध शुरू हुआ और जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहां वहां पर ये युद्ध चलने लगा। और भारत में भी क्योंकि थे तो भारत में भी युद्ध हुआ। और भारत में युद्ध का जो तात्कालिक कारण है बेटा, इसमें क्या होता है कि अंग्रेज बर्नौट ने 2 फ्रेंच जलपोत अपने कब्जे में लिए और जला दिए। जाहिर सी बात है कि ऐसा होगा, जला दिए इन्होंने, ठीक है, जला दिए। अब इन्होंने जब जलाए तो अब यहां पे ये पूछा जाएगा भैया आपने हमारे जहाज जलाए हैं तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। और जिस समय ये घटना घट रही है उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले। डुप्ले 1741 में ही भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आ गया था। और घटना कब घट रही है? 1746 में। तो डुप्ले को यहां बहुत गुस्सा आता है और डुप्ले फिर क्या करता है, क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर है। और डुप्ले के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि डुप्ले जो है वो एक ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन इसकी ईमानदारी ही इसके लिए खतरा बनेगा। कहा जाता है कि अगर डुप्ले मजबूर नहीं होता और डुप्ले को भारत से वापस नहीं बुलाया गया होता तो आज का जो इतिहास हम पढ़ रहे होते वो ये नहीं पढ़ते कि अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, हम पढ़ते कि फ्रांसीसियों ने भारत में शासन किया। ये हमारा इतिहास होता, लेकिन डुप्ले को बुला लिया जाता है। अब देखिएगा यहां पे 1741 में डुप्ले भारत आ चुका था और ये फ्रांसीसी गवर्नर था। तो जब ये घटना घट रही है तो डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर है और डुप्ले क्या करता है? डुप्ले भी अंग्रेजों पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन अटैक ऐसा नहीं कि उनको मारे या युद्ध करे, नहीं। डुप्ले ने ला बुडाने, अब ये ला बुडाने कौन है? तो ये फ्रांसीसियों का ही गवर्नर था, लेकिन ये कहां पर? मॉरिशस का गवर्नर, मॉरिशस का गवर्नर था। मॉरिशस, ला बुडाने मॉरिशस का गवर्नर, मॉरिशस का गवर्नर, ठीक है, मॉरिशस का गवर्नर है। और इस ला बुडाने की हेल्प से इसने क्या किया? मद्रास, समझ रहे हो, मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। और मद्रास किसका हेडक्वार्टर है? मैम अभी आपने बताया कि ये हेडक्वार्टर है अंग्रेजों का। अब यहां पे ये सारी घटनाएं घट रही हैं, उधर अब नवाब को पता चलता है। नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। वो कहता है ये क्या हो रहा है मेरे क्षेत्र में, तुम लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो डुप्ले बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन था, बहुत चालाक आदमी था।
कूटनीति का प्रयोग कैसे किया जाता है इसे बहुत अच्छे से पता था। तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने कहा कि अरे नवाब आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मद्रास आप ही के लिए लिया जा रहा है, आप ही को दे देंगे हम इसको लेकर। अच्छा, नवाबुद्दीन खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात ला बुडाने को पता चलती है, ला बुडाने जो मॉरिशस का गवर्नर है फ्रेंच की तरफ से मॉरिशस में, वो कहता है कि ये क्या बात हुई, इसको हमने जीता है और तुम इसे नवाब को दे दोगे। तो डुप्ले कहता है कि नहीं, अगर हमें भारत में अपनी सत्ता को साबित रखना है तो हमें नवाब को खुश करना होगा। लेकिन ये ला बुडाने इसकी बात नहीं मानता और ला बुडाने इसको ले जाकर अंग्रेजों को दे देता है, अंग्रेजों को बेच देता है। देने का मतलब ये नहीं है कि यहां से उठा के यहां रख दिया, नहीं, अपना जो भाई इसकी वजह से कंट्रोल कर पाया था ना डुप्ले, तो फिर इसने अंग्रेजों को बोल दिया, इसे पैसे से मतलब था। डुप्ले इसको समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो कहता है तुम क्यों सोच रहे हो इतना, अपने फायदे के बारे में सोचो। अरे हमारी कंपनी फायदे में जाए नुकसान में जाए, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। लेकिन डुप्ले कहता है नहीं, ये सही नहीं है। अब यहां पे ये सारी घटनाएं घटी हैं और ला बुडाने ने क्या किया कि मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। अनवरुद्दीन को इस बात का पता चलता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है कि तुम मतलब हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। उसे पता चल जाता है और वो सीधा फिर क्या करता है, अपने बेटे को भेजेगा। उसका बेटा आएगा, कहेगा बेटा ये लोग हमें मद्रास वद्रास देने वाले हैं नहीं, तुम जाओ और जाकर इन्हें सबक सिखाओ। तो यहां पर युद्ध होगा और युद्ध में अनवरुद्दीन का बेटा मारा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि नवाब का बेटा मारा जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे की कहानी सुनो। यहां पे हुआ, अब देखो ये मॉरिशस का गवर्नर था, वो मैं तब बता दिया। अब देखो क्या बोला मैंने कि सेंट टॉमे का युद्ध होता है। युद्ध का कारण क्या है, युद्ध का कारण था मैम कि भाई जो आपका ला बुडाने था उसने मद्रास अंग्रेजों को दे दिया, जबकि यहां पर किसको देने की बात की थी डुप्ले ने तो बात की थी कि नवाब को दे देंगे। नवाब गुस्सा होता है और इसका बेटा आता है महफूज खां, ठीक है। और इधर आपका होता है कैप्टन पैराडाइज और ये होता है फ्रांसिसियो की तरफ से। और इधर महफूज खां जो कौन है, अनवरुद्दीन का बेटा है। अब ये जो महफूज खां है बेटा, ये यहां पर क्या हो गया, हार गया और हारने के साथ साथ ये यहां पर मारा गया, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए, ये पूरी कहानी थी यहां तक। अब आप जान रहे हो कि अनवर सन ऑफ अनवरुद्दीन, तो ये यहां पर पूरी तरह से हार गया, मारा गया इस युद्ध में। और जब ये मारा गया तो यहां पर तो चलो ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं 1748 में एक्स ला शापेल की संधि, जो आपका इस युद्ध के बाद होती है। लेकिन क्योंकि नवाब का बेटा मारा गया है तो वो शांत नहीं बैठेगा, वो भी आगे चलकर बदला लेने की कोशिश करेगा। और किसके अगेंस्ट हो जाएगा, फ्रांसिसियो, क्योंकि फ्रांसिसियो की वजह से ही उसके बेटे की मृत्यु हुई है। अब इस युद्ध की जो शांति स्थापित होती है वो एक्स ला शापेल संधि से होती है और ये संधि 1748 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। अंग्रेजों को क्या मिलता है इस संधि में, तो जो उनका हेडक्वार्टर था मद्रास वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और प्यारे बच्चे अंग्रेजों को यहां भारत में मिलता है, तो जो फ्रांसीसी हैं वो लुई वर्ग अमेरिका में ले लेते हैं। लुई वर्ग अमेरिका का एक स्थान है, वहां पर फ्रांसीसी कहते हैं कि हमें वहां पर जगह चाहिए, क्योंकि ये युद्ध केवल भारत में नहीं चल रहा, जहां जहां फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं वहां वहां पर युद्ध चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मद्रास अंग्रेजों को मिला और लुई वर्ग जो कि अमेरिका में एक स्थान है किसको मिल गया था, फ्रांसीसियों को मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर कर्नाटक का दूसरा युद्ध। और कर्नाटक का जब दूसरा युद्ध है तो आखिर उसके क्या कारण बनते हैं, उसमें कैसे शांति स्थापित होती है और वहां पर अंग्रेज और फ्रांसीसी कैसे इन्वॉल्व होते हैं। एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि अनवरुद्दीन अब पूरी तरीके से किसके खिलाफ हो चुका है, फ्रांसीसियों के, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी। तो अब आप देख रहे होंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। यहां पे मैंने एक ये बनाया हुआ है आपका चार्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी।
पहले देखेंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध आपको जानने से पहले ये जानना होगा कि हैदराबाद और कर्नाटक के लोग इसमें शामिल रहेंगे। अनवर और चंदा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूं, इतना, चलो अब आपको दिख रहा होगा, सारा दिख रहा होगा। एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं अनवर, क्या बोल रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने? मैम जी अनवर महफूज खां का ही नेम है, मयंक राव कह रहे हैं कि महफूज खां अनवर का ही नाम है। बेटा अनवर का नाम थोड़ी ना है, अनवरुद्दीन का नाम थोड़ी ना होगा, उसके बेटे का नाम है महफूज खां। ये कहाँ लिखा है कि भाई ये महफूज खां अनवरुद्दीन का ही नाम है? नहीं, अनवरुद्दीन का बेटा है महफूज खां, ये लिखा तो है। नहीं मयंक, ध्यान से बेटा स्लाइड को देखो, कहाँ लिखा है कि महफूज खां अनवरुद्दीन का ही नाम है? मैंने कहा है कि महफूज खां अनवरुद्दीन का बेटा है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अनवरुद्दीन का नाम महफूज खां था? ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। ध्यान से देखो मयंक, समझ आए तो प्लीज फिर बोलो, फिर मैं आगे की तरफ आपको पढ़ाऊं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें हुई, उसके बाद प्यारे बच्चे दूसरा कर्नाटक का युद्ध है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद निजाम उल मुल्क का बेटा है नासिर जंग और पोता है मुजफ्फर जंग। ठीक, अब ये जो हैदराबाद का निजाम है, निजाम उल मुल्क, इसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। तो आप अच्छे से जानते हैं, मैं एक प्लेन स्लाइड लेती हूं ताकि आपको यहां पे बताऊं। हैदराबाद, एक तरफ आप लिखेंगे हैदराबाद और एक तरफ आप लिखेंगे कर्नाटक। हैदराबाद में कौन होता है? निजाम उल मुल्क, यहां का निजाम है ये, निजाम उल मुल्क यहां का निजाम है। और प्यारे बच्चों, इस निजाम और मुल्क की जो मृत्यु होती है वो 1748 में हो जाती है, 1748 में। कोई बात नहीं मयंक, ठीक है, 1748 में इसकी मृत्यु हो चुकी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब इसकी मृत्यु होगी तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तराधिकारी हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन निजाम बनेगा। तो इसके उत्तराधिकारी में वैसे तो जो आपका उत्तराधिकार कहता है कि बाप के बाद बेटा ही बनता है, ठीक है, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा यहां पर? तो उत्तराधिकारी मैम बेटे को बनना चाहिए। और प्यारे बच्चे, इसका जो बेटा है उसका नाम है नासिर जंग, नासिर जंग। अब यहां दिक्कत यह होती है कि यहां पे दूसरा उत्तराधिकारी भी है, वो कह रहा है कि गद्दी मुझे मिलनी चाहिए, जिसका नाम है यहां पे इस निजाम उल मुल्क का पोता, जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। तो यहां पे दो लोगों के बीच झगड़ा होगा, अब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में आप पढ़ ही रहे हैं कि कर्नाटक का जो नवाब है, नवाब वो कौन है? अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन तो है, लेकिन इस अनवरुद्दीन का एक रिश्तेदार है जिसका नाम है चंदा साहब। क्या नाम है इसका? चंदा साहिब। ये कहता है कि भैया यहां मेरा अधिकार है, और अनवरुद्दीन कहता है कि यहां मेरा ही अधिकार रहेगा। तो इन दोनों के बीच झगड़ा है। अब आपको मैं बता दूं कि जो अंग्रेज हैं वो सही की तरफ जाएंगे, तो अंग्रेज यहां पे सपोर्ट करेंगे नासिर जंग को,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसे सपोर्ट करेगी और फ्रेंच कंपनी इसे सपोर्ट करेगी। हो रहा है ना भारतीय राजनीति में प्रवेश? बिल्कुल हो रहा है मैम। अब यहां अनवरुद्दीन आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि अनवरुद्दीन कभी भी फ्रांसीसियों के साथ तो रहेगा नहीं, उसका बेटा मारा था ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां फ्रेंच किसके साथ रहेंगे? चंदा साहिब। तो ये इस तरीके से दो यहां पर आपके आपस में इन्होंने लोग तैयार कर दिए, और इस उत्तराधिकार के लिए ही युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध, जो कि 1749 से 1754, देखो मैंने लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग के साथ है, फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ है, ठीक है। और यहां पे इसके साथ कौन है? अनवरुद्दीन, ये भी याद रखना, अनवरुद्दीन, ठीक। ये हो गया यहां पर पूरा, ये पार्टी बन गई। अब देखो यहां पे कर्नाटक में लिखा हुआ है अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच झगड़ा है, और आपका हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में झगड़ा है। अब सबसे पहले बेटा कर्नाटक का जो झगड़ा है उसके लिए एक युद्ध होगा जिसे हम कहेंगे अंबर का युद्ध, और ये अंबर का युद्ध होता है 1749 में, और इस युद्ध में अनवरुद्दीन है वो मारा गया। और जाहिर सी बात है कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ होगा? तो आप कहेंगे कि चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच हुआ होगा मैम, ठीक है। अनवरुद्दीन इस युद्ध में मारा गया, तो कहां की बात हो रही है? कर्नाटक की। ये कहां की बात हो रही है? कर्नाटक के लिए। तो अंबर का जो युद्ध हुआ है वो आपका अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच हुआ, और चंदा साहिब के बीच जब ये युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, तो इस युद्ध में कौन मारा गया? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये तो मारा गया, तो यहां पे कर्नाटक में इसका कंट्रोल तो होगा नहीं। फ्रेंच किसको कर रहे थे? फ्रेंच कर रहे थे मैम चंदा साहब को। तो अभी के लिए किसका कंट्रोल हो गया? अभी के लिए कर्नाटक पर फ्रेंच का कंट्रोल हो गया। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले प्यारे बच्चे नहीं थे। और उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अनवरुद्दीन के बेटे को बुलाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो फिर ये जो चंदा साहिब हैं, चंदा साहिब को किसने मारा? तो अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ने इसे मार दिया। लिखना, अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को मार दिया। तो अब किसका कंट्रोल हो गया? अब फिर से कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। हीरा कटियार जी एक ही बेटा थोड़ी था, दूसरा भी तो बेटा है, इसका नाम मोहम्मद अली है और उसका नाम महफूज खां था। दोनों का नाम भी चेंज है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि हैदराबाद में किसका कंट्रोल है? अंग्रेजों का, क्योंकि यहाँ सही उत्तराधिकारी तो नासिर जंगी है और यही रहता है। अनवरुद्दीन मारा गया, फ्रेंच ने कंट्रोल किया, लेकिन फिर आपके चंदा साहिब को हत्या किसने कर दी? अनवरुद्दीन के बेटे ने। यानी कि दोनों जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। और प्यारे बच्चे, इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो होती है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि से 1754 में इस युद्ध की समाप्ति होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहली संधि कौन सी थी? मैम पहली संधि देख लीजिए, ये संधियां बहुत पूछी जाती हैं। आप कहेंगे कि जो पहली संधि थी वो थी एक्स-लाप शापेल की संधि, जिससे आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ 1748 में। दूसरी मैम आपने अभी बताई है पांडिचेरी की संधि, जो कि आपके जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है 1754 में। और प्यारे बच्चे, तीसरा कर्नाटक युद्ध अब हम पढ़ने वाले हैं 1758 से 1763।
तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है। और ये कैसा युद्ध था, तो आप कहेंगे कि मैम ये एक सप्तवर्षीय युद्ध था, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पूरा, मैंने आपको बताया कि जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उस हर जगह पर ये युद्ध आपका चल रहा था। तो सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको कहा जाता है, जो कि 1756 से 1763 तक। क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये पूरी दुनिया में चल रहा है। तो पूरी दुनिया में ये 7 सालों तक चला था। तो पूरी दुनिया में ये 1756 से 1763, और कर्नाटक, अगर हम भारत की बात करें तो 1758 से 1763। और प्यारे बच्चे, इस युद्ध की समाप्ति किससे होती है, पेरिस की संधि से 1763 में युद्ध की समाप्ति। तो ये 3 आपके कर्नाटक के युद्ध थे जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। और अब टाइम आ चुका है कि अंग्रेज फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराएंगे। ये 3 युद्ध जो कि किसके कारण हुए हैं भारत में, इनका कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी ही हुआ करते थे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के कारण ही भारत में प्यारे बच्चों ये युद्ध हुए हैं। और अब फाइनली युद्ध होगा किस किस के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वॉन्डिवॉश का युद्ध, जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ। और साफ लिखा हुआ है कि इसी युद्ध में फ्रांसीसियों का अंत हुआ भारत में। तो आपका पुर्तगालियों का अंत हुआ, कौन सा युद्ध था बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में कि मैम स्वाली का युद्ध था। और फ्रांसीसियों का पतन हो रहा है भारत में 22 जनवरी 1760 को वॉन्डिवॉश के युद्ध में। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपका काउंट डी लाली और ये यहां पे देखो काउंट डी लाली इधर आएगा पूरा, ठीक है। काउंट डी लाली, आयरकूट अलग व्यक्ति है। काउंट डी लाली वर्सेस आयरकूट, आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लाली। ये कब आया था, 1758 में गवर्नर बनकर भारत आया था फ्रांसीसियों का। अब फ्रांसीसी इसमें असफल हो गए और अंग्रेजों की प्यारे बच्चे इस युद्ध में जीत हो गई थी। इसी युद्ध से भारत में वापसी हो गई थी। इसी युद्ध में फ्रांसीसियों का भारत में अंत हो गया था। 2-3 पॉइंट्स और लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। एक चीज लिखना है यहाँ पर नोट डालकर, 1754 में क्या घटना घटी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैम पांडिचेरी की संधि हुई है, जो कि आपके कर्नाटक के दूसरे युद्ध के लिए हुई है। तो 1754 में डुप्ले को फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया। फ्रांसीसी कंपनी ने वापस बुला लिया। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आना चाहिए था कि वापस कब बुलाया है, ठीक है। और आपको मैं ये बता दूं कि डुप्ले की जगह क्या फिर काउंट डी लाली आया था, नहीं, ये भी लिख लेना। डुप्ले की जगह गोडेहू, कि गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चे। और 1758 में कौन है, काउंट डी लाली, जो कि फ्रांसीसियों की तरफ से है और ये इस युद्ध में असफल हो चुका है। मयंक आपके क्वेश्चन का आंसर सामने ही लिखा हुआ है, काउंट डी लाली और आयरकूट के बीच में ये युद्ध होता है। इससे फ्रांसीसियों का भारत में पतन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। और अब आपने पढ़े होंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध प्यारे बच्चे मैं आपको बताने वाली हूं। आंग्ल मैसूर युद्ध का पुराना नाम क्या है, मैसूर है, और विजयनगर साम्राज्य का पतन। चलो ये वाली लाइन आप यहां से हटा देंगे, ये वाली लाइन अभी कंफ्यूज करेगी, ये आगे चलकर हम ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। बताऊंगी, विजयनगर साम्राज्य भी मुझे आपको पढ़ाना है। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। देखो
आंग्ल मैसूर युद्ध का पुराना नाम क्या है? मैसूर। अब देखो क्या होता है, यहाँ की कहानी समझना थोड़ा सा। 1761 में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना। 1776 इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कहां पर? हैदर अली ने अपने आप को मैसूर के अंदर। ठीक है, 1761 में सुल्तान बना और 1776 में इसने क्या कर दिया? अपने आप को खुद यहां पर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहां पर अगर ये वाली लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप इसको भी अभी यहां से रिमूव कर सकते हैं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ये सब कवर होगा लेकिन अभी बाद में। पहले हम कहानी पढ़ते हैं पूरी, आखिर कहानी बन क्या रही है, क्योंकि जो लाइन अभी कंफ्यूज करेंगी मैं उनको हटा रही हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बीच में। सब कवर होगा, सब लिखवाऊंगी। 1761 में हैदर अली कौन बना है? मैसूर का सुल्तान बना है। और आप जानते हैं कि अब अंग्रेज धीरे धीरे यहां कंट्रोल करना चाहते हैं, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से मेरी बात को और गौर से मेरी बात को सुनना। जब ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो हैदर अली और वर्सेस वेरेलस्ट के बीच में होगा। वेरेलस्ट कौन है? तो ये एक अंग्रेज है, क्योंकि अंग्रेजों को तो अब हर जगह कंट्रोल करना है, तो ये एक अंग्रेज है। और प्यारे बच्चे, इस अंग्रेज की अगर हम बात करते हैं, वेरेलस्ट जो कि एक अंग्रेज है, इनके बीच में एक युद्ध होता है। अंग्रेज यानी कि किसकी तरफ से है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये अंग्रेज है। और अगर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में अंग्रेज हारेंगे। मैं इसको आपको पूरा लिखकर बताती हूं, देखिएगा यहां पे लिख के समझाती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला युद्ध हो रहा है, एक तरफ लिखेंगे हैदर अली और वर्सेस वेरेलस्ट। वेरेलस्ट कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी है जो किसकी तरफ से है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है, वेरेलस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका इसके साथ कौन कौन आते हैं? हैदर अली के साथ में यहाँ पर हैदराबाद के निजाम हैं। हैदराबाद के निजाम इसके सपोर्ट में हैं, प्लस इन्हीं के सपोर्ट में मराठे भी हैं। हैदर अली के सपोर्ट में ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? लिख दीजिएगा, हैदर अली को सपोर्ट। हैदर अली को सपोर्ट पहले कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, अब इस युद्ध का परिणाम क्या है कि बेटा ये तीनों एक तरफ हैं, निजाम और मराठे और साथ साथ हैदर अली, और दूसरी तरफ कौन है? वेरेलस्ट। और इसमें क्या होता है? इस युद्ध में अंग्रेजों की हार। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। ठीक है, अंग्रेजों की हार। और जब हार होती है तो युद्ध को शांत करने के लिए क्या किया जाएगा? संधि। तो प्यारे बच्चे, इस युद्ध की समाप्ति लिखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो होती है वो होती है पेरिस की संधि। पेरिस नहीं, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि होती है और कब होती है? 1769 में। ठीक है, संधि होती है और संधि के बाद अंग्रेजों ने साथ देने का वादा किया हैदर अली से। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने हैदर अली से उसका साथ देने का वादा किया। और क्यों किया? डर की वजह से।
क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज हार गए थे और वो ये जानते थे कि इस समय उनकी जीत का कोई भी रास्ता नहीं है। तो इस तरह की बातें उन्होंने यहां पर कही। लेकिन अब कंडीशन इनके पक्ष में आएगी आगे चलकर, क्योंकि मराठे और निजाम एक समय अंग्रेजों का साथ देंगे और जैसे ही ये उनके साथ पहुंचेंगे हैदर अली की हार होगी, फिर इसका बेटा टीपू सुल्तान आएगा, वो युद्ध लड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपका ये युद्ध यहां पे खत्म हुआ। कौन हारे? आपके अंग्रेज। देखो लिखा है मराठे और निजाम और मद्रास की संधि 1769 में। अब 1771 में देखो क्या हो रहा है। 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जो कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर तुम्हें कोई भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन मराठे यहां अटैक कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। 1773 में अंग्रेजों ने माहे यानी कि फ्रांसीसी के जो अधीन था को अपने कब्जे में ले लिया और यहां त्रिगुट संधि हुई। बेटा इस स्टोरी को यहां तक बताने के बाद, ठीक है, अब मैं आपको यहां पे क्या करने वाली हूं, यहां से बताने वाली हूं कल, क्योंकि हो चुका है टाइम। तो आप ध्यान रखेंगे कि मैम आपको बताना है मद्रास की संधि के बाद की चीजें। ठीक, अब यहां पे ऐसा नहीं कि ये सब हो रहा है और शायद हैदर अली कमजोर अभी पड़ जाएगा, हार मान जाएगा, नहीं, अभी बहुत सारी चीजें होंगी। अभी अभी यहाँ पे त्रिगुट संधि हो रही है, उसके बाद 1780 में हैदर अली अर्काट पर अधिकार कर लिया और बेली अंग्रेज को बुरी तरह से हराएगा। ऐसा नहीं कि उसने हार मान ली है कि अंग्रेज ही कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं, हैदर अली भी करेगा। तो कल हम यहां से चीजें जो पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं क्लास को यहीं विराम देती हूं। आप ये समझना कि आज आपने ये वाली स्लाइड नहीं पढ़ी है, आज आपने केवल कर्ण जो आपका युद्ध हुआ है आंग्ल मैसूर युद्ध, केवल आपने यहां तक पढ़ा है। इसके आगे की चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। कल मिलेंगे सेम टाइम पर।